पता नहीं अब किस युवा की बात कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट्री डालने की इच्छा मेरी भी बड़ी रहती है। लेकिन अब क्या करूँ, यहाँ से छोड़ के जा नहीं सकता हूँ, तो फैक्ट्री डाल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन फैक्ट्री डाल के प्रोडक्शन हो, ये वाकई देखना चाहता हूँ, लेकिन हो नहीं पाता। माधवी, आप कैसे, इन्होंने AK भट्टाचार्य जी ने सवाल बड़ा अच्छा उठाया कि कई सारी चीज़ों पे थोड़ा सी चुप्पी साधते हुए दिखे इकोनॉमिक सर्वे में चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। जो एक्सचेंज रेट है वो एक सबसे बड़ा कंसर्न आज की तारीख में है। RBI की तरफ से निगाहें हैं, कोई कह रहा है कि नहीं इसको वोलेटाइल रहने दीजिए, इंटरवेंशन मत करिए, कोई कह रहा है कि नहीं कुछ करना होगा, लेकिन उस पर इकोनॉमिक सर्वे कुछ कह नहीं रहा है। पिछले क्वार्टर में आरबीआई का स्ट्रैटेजी बहुत अलग था करेंसी पे। अगर इकोनॉमिक सर्वे आइडली स्पीकिंग या तो वो क्रिटिकल होंगे आरबीआई की मैसिव डिफेंस में जो उसने रुपी के लिए किया इन द लास्ट क्वार्टर, जब रुपी पे कोई अटैक ही नहीं हो रहा था पर से, नेचुरल आउटफ्लोज हो रहे थे एफआईआईज के। तो अब अगर मैं मेरा अपना एस्टिमेट देखूं तो लास्ट क्वार्टर में मेरा बीओपी विच इज द फंडामेंटल डिफरेंस और नीड ऑफ द इकोनॉमी इज अराउंड 30 बिलियन का डेफिसिट होगा मैक्सिमम। और आरबीआई ने लगातार डिफेंड किया रुपी को फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर टू द ट्यून ऑफ मोर देन 100 बिलियन। तो मतलब बेसिकली मैं 4x ऑफ माई फंडामेंटल नीड मैंने ना केवल इंटरवीन किया, पर मैंने अपने फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, फॉरेन करेंसी एसेट्स का 20% भी एक बार में खर्च कर दिया, जबकि मेरी करेंसी पे कोई डायरेक्ट अटैक नहीं था। ग्लोबली देयर वाज अ डॉलर डिमांड एंड देयर वाज नेचुरल डेप्रिसिएशन अक्रॉस इमर्जिंग कंट्रीज। तो आप सही बोले कि आरबीआई की स्ट्रैटेजी की वजह से रुपी ना केवल ओवर वैल्यू हुआ, पर फॉर कंट्रीज लाइक चाइना, जहां से हमारा नियरली बायलैटरल 40% ट्रेड डेफिसिट है, हमारे 35% कैपिटल गुड्स आर ओनली इम्पोर्टेड डायरेक्टली फ्रॉम चाइना। ऐसी कंट्री के अगेंस्ट अगर हमारा करेंसी सिर्फ 2 महीने में 2-2.5% अप्रिशिएट हो गया, बिकॉज हमारी करेंसी वही रही जहाँ की थी, बाकी सब इमर्जिंग मार्केट्स मोर देन 3% 4% डिप्रिशिएट हुए उस क्वार्टर में, क्लियरली आपका ट्रेड इम्बैलेंसेस एक्चुअली बढ़ ही जाएंगे इन द लॉन्ग रन। सो एंड एज माय को पैनलिस्ट वर मेंशनिंग दैट मैन्युफैक्चरिंग इज द मिसिंग लिंक, राइट? सर्विसेज इज वन इंडस्ट्री जिसको बिना पॉलिसी इंटरवेंशन, बिना गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बहुत इट हैज फ्लरिश्ड अ लॉट। बीट आईटी सेक्टर, बीट जीसीसीज जो नया बज़वर्ड है पिछले 3-4 साल से, वो सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट का बिल्कुल हाथ नहीं रहा, and had become a very big contributor to exports of the economy and even employment creation to some extent at the margin. इन सेक्टर भी काफी ज्यादा डिपेंडेंट है रुपी के ऊपर, राइट? प्लस अगर आप मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा सा इम्पीटस देना चाहते हैं, स्पेशली अगर आप चाहते हैं कि डोमेस्टिक कैपेसिटी का क्रिएशन का इंसेंटिव बढ़े, तो कम से कम इफ यू डू नॉट वांट टू आर्टिफिशियली डेप्रिशिएट द करेंसी, कम से कम उसको नेचुरल करेक्शन तो होना ही चाहिए। मतलब आपको उसको आर्टिफिशियली अप्रिशिएट करने का कोई जरूरत नहीं है, स्पेशली तुम्हारी करेंसी पे कोई अटैक भी नहीं कर रहा है। नोबडी वाज रियली ट्राइंग टू टारगेट इंडिया। इट वाज नॉट 2013 where India was the founding member of say Fragile Five. मतलब कि ये बिल्कुल आर्टिफिशियली peaceful उसको मैनेज नहीं expedition करना चाहिए। नहीं करना चाहिए था। मतलब सी वॉलेटिलिटी मैनेज करिए, पर आप वॉलेटिलिटी किल कर देंगे तो आप बेसिकली इकोनॉमिक प्लेयर्स, रियल इकोनॉमिक प्लेयर्स को, लाइक एक्सपोर्टर, इंपोर्टर्स एंड ईसीबी हेजर्स, इन सबको तुम कंप्लेसेंट बना रहे हो। ठीक है, यू आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ किलिंग इन्वेस्टिंग इन एनी सेंस इन एनी एसेट क्लास पर से। आपका सिर्फ इंसेंटिव यही होना चाहिए कि आप वॉलेटिलिटी को कर्ब करें, पर आप डायरेक्शनल फ्लो को भी रोकेंगे, देन यू आर अ डर्टी इंटरवेंशनिस्ट। बिल्कुल तो सर ने बिल्कुल। बिल्कुल ठीक बोला साकेत कि वहां, मिश्रा जी, हाँ, साकेत जी। मिश्रा जी, वोलेटिलिटी को आप कम करिए, लेकिन डायरेक्शनल चेंजेस को आप खुद बनाने की कोशिश मत करिए। आपको क्या लगता है ये रणनीति कितनी सही है? यानी मेरे हिसाब से पूरी तरह से सही है, क्योंकि अंत में अगर हम लोग लड़ते रहेंगे ग्लोबल ट्रेंड्स के विरुद्ध, तो दुनिया और मार्केट को कोई व्यक्ति नहीं हरा सकता है। अगर वो आप एशियन क्राइसिस में जाकर के देखें, तो जो उसमें हुआ था ये साउथ ईस्ट एशियन करेंसीज के साथ, उसका यही निष्कर्ष था। और ओवरऑल जो थीम हम लोग को इस समय सोचने की जरूरत है कि किस तरह से हम लोग अपनी इकॉनमी को सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ के मोड में डाल सकते हैं। जो मिस्टर भट्टाचार्य ने अभी कहा था कि ये ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सर्वे है, सर्वेक्षण है, उस वो सही चीज है कि इसने दिखाया कि कहाँ पे इकॉनमी है, पर साथ साथ हम लोग को विश्लेषण की जरूरत है कि अगर रेवड़ी दी जा रही है हर सरकार में, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पे। अगर हम लोग कंजम्पशन बढ़ाना चाहते हैं,
तो किस तरह से जो इनकम टैक्स, हमारा जो पर्सनल इनकम टैक्स का पेयर है, जो कि छोटी सी मात्रा में है देश की पॉपुलेशन में, उसको हम लोग कैसे ब्रेक दें, जिससे कि हम लोग मान लीजिए डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, कम से कम थोड़े से शेयर्स बेच सकते हैं। आईटीसी के शेयर्स, एलएनटी के शेयर्स तो सरकार बेच ही सकती है। तो किस तरह से हम लोग ऑप्शंस क्या अवेलेबल है, इकोनॉमिक सर्वे उसको हाईलाइट कर सकता था। ऐसे ही आरएनडी हमारे यहाँ कम हो रहा है, हम लोग हर बार लिखते रहते हैं, पिछले 15-20 साल से तो मैं देख ही रहा हूँ ना। आरएनडी क्यों कम होता है? आरएनडी कम होता है क्योंकि आरएनडी की डायरेक्ट प्रॉफिट से कोई कनेक्शन नहीं हो पाता है। अगर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जस्ट टू टेक एन एग्जांपल, हम लोग कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अनदर बिग गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, हम लोग उसको थोड़ा आउटसोर्स करें कि कल टीसीएस कुछ काम करे, इन्फोसिस कुछ काम करे, नए स्टार्टअप्स कुछ काम करें, तो अपने आप उनकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि वो जानेंगे कि आरएनडी करेंगे तो उनका बिजनेस बढ़ेगा। तो मेरा बिल्कुल। सुझाव ये है कि इस सर्वे के अंदर कुछ नीतियों के जो ऑप्शंस हैं उनके पीछे थोड़ी पारदर्शिता आ जाए तो बेहतर होगा। बिल्कुल, पारदर्शिता आ जाए तो बेहतर होगा। गौरांग शाह साहब, मैं आपको थोड़ा सा अलग मुद्दे पे ले जाना चाहूँगा। अभी भट्टाचार्य साहब ने भी कहा, और जो सीआई के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं उन्होंने भी कहा, विनोद जी, कि दरअसल डिमांड आएगा तभी इन्वेस्टमेंट आएगा, तभी लोग यहाँ पे पैसा लगाएंगे। और भट्टाचार्य साहब ने कंसर्न जताया कि कॉर्पोरेट टैक्स घटने के बाद भी कंपनियों ने निवेश नहीं किया। तो बाजार को कोई इस तरह की आशंका है क्या कि कॉर्पोरेट टैक्स में सरकार कोई फेरबदल कर सकती है? जो कॉर्पोरेट टैक्स घटाया था तो जो उम्मीद थी सरकार को, उस उम्मीद पर तो पानी फिर गया है। बाजार इस चीज को सोचता है इस पे? देखिए, बाजार में तो लक्ष्मण जी, उम्मीद तो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और हम हर साल देखते हैं जब भी बजट आना वाला होता है तब उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं। निजी स्तर पर जो टैक्स के दर हैं वहां पर बदलाव हो, कॉर्पोरेट टैक्स में रियायत दी जाए, सिक्योरिटी मार्केट रिलेटेड जो टैक्स है वहां पर थोड़ी बहुत रियायत दी जाए, वगैरह वगैरह। लेकिन एक दिक्कत इसमें मैं जहां तक समझता हूं, अगर मैं सही हूं तो, देखिए, हमारा भारतवर्ष जो है वो ज्यादातर निर्भर है कृषि क्षेत्र के ऊपर, और हमारी जनसंख्या जो है उसकी बड़ी मात्रा में जो आबादी है वो कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है। अब पिछले साल और उसके पहले, यानी कि 2023 में और 2024 में आप देखें तो वर्षा ऋतु का जो आगमन हुआ, और जिस प्रकार से वर्षा ऋतु पूरे देश भर में फैली, और जो जिस तरीके से थोड़ी बहुत किल्लत आई पैदावार को लेकर के, वगैरह वगैरह, तो मुझे लग रहा है कि एक तो कृषि क्षेत्र के लिए आपको, देखिए, बजट हर बार ये जरूरी नहीं है कि बड़े शहरों या फिर छोटे शहरों के लिए हो। मैं ये मानता हूं कि बजट सभी वर्ग के लोगों को साथ को लेकर के चले, सभी को ध्यान लेकर के चले। और अगर खपत नहीं है तो कोई भी बड़ा व्यक्ति जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, वो निवेश क्यों करेगी? क्योंकि उसकी जो उत्पादन क्षमता है वही 100% पर नहीं जा रही है, 80%, 70% पर चल रही है। तो वो और कैपेक्स क्यों करेगी, और पैसे क्यों वहां पर खर्च करेगी? तो जरूरी है कि आपको खपत, और हमारी खर्च नहीं अच्छी बात करेगी यह है कि तो हमारी कॉर्पोरेट टैक्स कितना भी कम कर दें, कॉर्पोरेट टैक्स कितना भी कम कर दें